संभावनाओं का एक छोटा सा संदेश हूं, पुराने दौर से उभरता हुआ मैं एक नूतन परिवेश हूं, नए धंधों के लिए शायद अब मैं एक नया निवेश हूं, देश की राजनीति का करता हमेशा मैं श्री गणेश हूं, हाँ मैं उत्तर प्रदेश हूं। नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका आज के मुद्दे की बात माज के साथ कार्यक्रम में। जब मैं अभी कुछ पंक्तियों का स्मरण करके उनका उच्चारण कर रहा था, तभी आप समझ गए होंगे कि भैया ये यूपी की बात कर रहा है और शायद यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, यहाँ कुछ होने वाला है और वो है 2022 का विधानसभा का चुनावी संग्राम। हर नेता, हर दल खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। विपक्ष मंत्रिमंडल का विस्तार कर नहीं सकता, इसलिए वो अपने संगठन का विस्तार कर रहा है, लेकिन यूपी सरकार चुनावों में अपनी जीत को दर्ज कराने के लिए और क्षेत्र संतुलन को साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है। अभी 2 दिन पहले मैंने वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ किरमानी जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री रविकांत जी के मंतव्यों के माध्यम से आपको मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे की असली वजह बताई थी, लेकिन आज मैं इस पूरे मंत्रिमंडल का और ज्यादा गहराई में विश्लेषण करने जा रहा हूं, एक एक जाति, एक एक नाम और एक एक इलाके के आधार पे। आंकलन करने से पहले चलिए यूपी को मैं परंपरागत तौर से 5 हिस्सों में बांट लेता हूं और फिर एक एक करके सबके पास आता हूं। यूपी को अमूमन 4 हिस्सों में गिना जाता है, लेकिन एक हिस्सा मैंने और जोड़ा है और वो है पश्चिमी यूपी से सटा हुआ रोहिलखंड का हिस्सा। तो वही शुरू भी उसी से करता हूं जिसका नाम मैंने आपको बताया, रोहिलखंड। अगर रोहिलखंड की बात करें तो इस क्षेत्र में बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और शाहजहांपुर के कुछ इलाके आते हैं। इन क्षेत्रों में यदि जिन जातियों का प्रबल प्रभाव है तो वह है कुर्मी और ब्राह्मण जाति, और शायद इसीलिए योगी जी ने बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार और शाहजहांपुर से जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया है। अब जरा समझिए इन दोनों के पीछे लॉजिक जो छुपा है मंत्री बनने का। दरअसल आपको अगर याद हो, मोदी जी कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था संतोष गंगवार, जो 1989 से लेकर 2019 तक लगातार चुनाव जीते। बस 2009 का साल अपवाद था जब वो कांग्रेस के प्रवीण एरॉन से अप्रत्याशित हार का सामना कर बैठे थे। संतोष गंगवार को कुर्मियों का बड़ा नेता माना जाता है और मोदी सरकार में अपने रुआब और वरिष्ठता के आधार पर वो 2 बार मंत्री भी बने थे, लेकिन कोरोना के दौरान उन्होंने योगी सरकार का अपरोक्ष तौर से विरोध किया था और बाद में उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। उसके बाद से राजनीतिक पंडितों का मानना था कि रोहिलखंड का कुर्मी वोटर, जो एक प्रकार से नौहन यादव पिछड़ा है, वो भाजपा से थोड़ा नाराज हो गया है। भाजपा ने शायद विश्लेषकों के आंकलन को बहुत गंभीरता से ले लिया और जातीय समीकरण बैठाने के लिए बना दिया पीलीभीत के बहेरी से विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को मंत्री। छत्रपाल को मंत्री बनाने के पीछे एक तर्क और भी दिया गया है, और वो ये है कि गंगवार स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, यानी संतोष गंगवार के स्टाइल वाली पॉलिटिक्स हमेशा बरेली तक ही केंद्रित रही और इसी वजह से पीलीभीत में एक स्तंभ कभी खड़ा नहीं हो पाया। शायद इसीलिए छत्रपाल गंगवार को मंत्री बनाया गया कि गंगवारों में यानी कुर्मियों में भी एक नए नेता का उदय हो। जब मैं वहां के एक लोकल पत्रकार से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कॉल पर बताया कि संतोष गंगवार और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा चलता है, क्योंकि 2017 में संतोष गंगवार भी यूपी के सीएम के दावेदार थे और कोरोना में बतौर श्रम मंत्री उन्होंने योगी सरकार के कामों की कड़ी आलोचना की थी। बस योगी जी कर रहे थे मौके का इंतजार और सही समय आने पर उन्होंने छत्रपाल गंगवार को मंत्री बनाकर एक तीर से 3 निशाने चल दिए। पहला, रोहिलखंड के कुर्मियों को साधना, दूसरा, संतोष गंगवार से राजनीतिक बदला लेना, और तीसरा, बरेली के इतर पीलीभीत में एक नया कुर्मी नेता खड़ा करना। अब आपको बताता हूं जितिन प्रसाद के कैबिनेट मंत्री बनने के पीछे का तर्क। जितिन प्रसाद कांग्रेसी रहे हैं और उनके पिता जितेंद्र प्रसाद शाहजहांपुर के एक बड़े ब्राह्मण कांग्रेसी नेता थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के सलाहकार थे। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर से आते हैं, वहां से सांसद रहे हैं और इलाके में उनका ठीक ठाक प्रभाव भी है। स्क्रीन पर आपको यह मैप दिख रहा होगा। शाहजहांपुर के पास 2 जिले हैं, एक का नाम है खीरी और दूसरे का नाम है सीतापुर। माना जाता है कि इन दोनों क्षेत्रों में ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद काफी ज्यादा है और मौजूदा समय में थोड़ा नहीं, पूरा भी नहीं, थोड़ा सा ब्राह्मण मतदाता
भाजपा से नाराज है और जितिन को यहां से मंत्री इसीलिए बनाया गया है ताकि वो उनकी नाराजगी को साध सकें। जितिन युवा हैं, पहले सांसद रहे हैं, 2 बार केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और मोदी की 2014 और 19 की प्रचंड आंधी में भी 1,70,000 और 1,62,000 वोट लाए थे। जितिन को मंत्री बनाने से पहले नरेंद्र मोदी ने खीरी के सांसद और कद्दावर ब्राह्मण नेता अजय मिश्रा उर्फ टेनी को अपनी सरकार में मंत्री बनाया था, जिसका अर्थ अब साफ हो गया है कि इस ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में बीजेपी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। यूं तो सरकार में 7 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन कुछ मंत्रियों का बनना अप्रत्याशित था और इसीलिए मैं उनका गहराई से विश्लेषण कर रहा हूं। चलिए अब आता हूं आपको पूर्वांचल की ओर लेकर वाया लखनऊ, जहां गाजीपुर है, सोनभद्र है, मोदी जी का स्वयं संसदीय क्षेत्र बनारस है और योगी जी का गृह क्षेत्र गोरखपुर है। यहां एक विधानसभा सीट भी है जिसका नाम है ओबरा, जो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए आरक्षित है। सोनभद्र लोकसभा में ये आती है और यहां से विधायक हैं संजय कुमार उर्फ संजीव गोंड, और गोंड साहब को भी मंत्री बनाया गया है। संजय कुमार गोंड जी को राज्य मंत्री बनाने से यह साफ संदेश दिया है भाजपा ने कि जनजातीय समुदाय से उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है और ये जाति भी पूर्वांचल के जौनपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ और स्वयं सोनभद्र में ठीक ठाक तादाद में है। भाजपा इस वर्ग से वोट बैंक को काफी अहम मान रही है और इसलिए इस समुदाय का समर्थन जुटाने के लिए उसने संजय गोंड की अध्यक्षता में एक एसटी शाखा भी शुरू की है और प्रदेश में अकेली एकमात्र पार्टी बन गई है जिसने अलग से एसटी शाखा बनाई है। अगर मैं नए मंत्रियों की सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो भाजपा ने मायावती के 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग के तर्ज पर अपने मामले में बढ़त बनाई है और इसीलिए 7 नए चेहरों में 3 पिछड़ी जाति के हैं, 2 अनुसूचित जाति, 1 चेहरा अनुसूचित जनजाति का शामिल किया है। इस मंत्रिमंडल में एक रोचक और मजेदार बात निकलकर सामने आई है और वो ये है कि योगी जी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मंत्री तो जरूर बनाया है, लेकिन योगी जी ने उन्हें सिर्फ राज्य मंत्री का ही दर्जा दिया है, जो निर्णय प्रक्रिया में शायद ही कोई दखल रखते हों और देखने में बस नाम भर के मंत्री ही हों।